मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहंदवानी ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है डुलहैरी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे इस गांव में बमुश्किल 60 से 70 मकान हैं और यहाँ किसानों के पास जमीन भी काफी कम है। इस गांव की महिलाएं या तो घर के काम में घिरी रहती हैं या फिर खेतों में मजदूरी के लिए गांव से कई मील दूर जाती हैं। लेकिन इसी गांव की 10 जिंदा दिल महिलाएं ऐसी भी हैं जो मजदूरी की भट्टी से निकलकर अपना भविष्य खुद तराशने में लगी हैं। गांव की रहने वाली ये 10 महिलाएं ना तो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और ना ही इनके घरों में पैसे की ज्यादा गुंजाइश थी। बावजूद इसके इन्होंने अपनी हिम्मत और हौसलों से कुछ नया करने की ठानी और अपने अपने घरों से निकलकर चल पड़ी एक साथ कुछ नया करने और अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखने के लिए। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से डुलहैरी गांव की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि यहाँ महिलाएं अक्सर पर्दे में रहती हैं। पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से इन महिलाओं को आगे आने में संकोच होता था। ये आपस में कभी एक दूसरे से अपना सुख दुख भी बांटती थी, तो वो भी बंद कमरे में। ऐसे में घरों से बाहर निकलना इन सभी महिलाओं के लिए काफी चुनौती भरा था। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि आखिर इन महिलाओं को एक साथ जोड़ा कैसे जाए, कैसे इन महिलाओं का एक समूह तैयार किया जाए। इन महिलाओं की सफलता की कहानी का ये सबसे मुश्किल भरा दौर था, लेकिन दिलचस्प भी बहुत था। समूह की अध्यक्ष समलिया बाई जब भी महिलाओं को समझाने के लिए उनके घर जाती तो उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही आती कि आखिर इन महिलाओं को समूह बनाने के लिए तैयार कैसे किया जाए, क्योंकि इन महिलाओं को तो अपने घरों से निकलने में भी संकोच होता था। अगर कुछ महिलाएं समूह से जुड़ने के लिए तैयार भी हो जाती तो वो समूह में पैसा जोड़ने से डरती थीं। इन्हें इस बात का खौफ रहता कि कहीं कोई इनके रुपए लेकर गायब ना हो जाए। इन तमाम परेशानियों की वजह से ये महिलाएं समूह से जुड़ने में कतराती थीं और जब तक ये समूह से जुड़ती नहीं तब तक विकास की राह पर आगे बढ़ना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इन महिलाओं को एक साथ लाने में तेजस्वी नाम की एक एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्था का बड़ा योगदान रहा है। इस संस्था की सक्रिय टीम इन्हें घर घर जाकर समझाती, इन्हें इनके सुनहरे भविष्य का सपना दिखाती। तब कहीं जाकर ये महिलाएं एक साथ आने के लिए राजी हुईं। हफ्ता में 10 रुपया जोड़न हर हफ्ता में और पैसा जमा करन। तो अब कैसे में जरूरत है कि हमारे हिसाब से हम जोड़न। फिर आया है कि हमार मैडम बनी ने तो ना आया है कि समझावे हमला साहबा में सब करें। तो हम फिर वैसे दिमाग आए फिर हमारे तो हम देखन नहीं यार ऐसी करतन तो हम कछु लाभ तो जरूर मिलते। इन सभी महिलाओं को एक साथ एक ही मंच पर इकट्ठा किया गया और इसके बाद इनके समूह को रजिस्टर कराया गया। तेजस्विनी रानी लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से समूह की सभी महिलाओं की सहमति से इस समूह में समलिया बाई को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और रेखा को सचिव बनाया गया। चूंकि रेखा इन सभी महिलाओं में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी रेखा को सौंप दी गई। समलिया और रेखा के अलावा फुंदिया बाई, सरस्वती, सोनिया, टीको, द्रौपदी,
कुंवरिया, रुक्मिणी और रामवती को भी समूह में सदस्य के तौर पर जोड़ लिया गया। समूह से जुड़ने के बाद इन महिलाओं ने आपस में कुछ राशि जमा करना शुरू किया। शुरुआत में ये महिलाएं समूह की साप्ताहिक बैठक करती। उस समूह में सब एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटती, अपनी घरेलू परिस्थितियां एक दूसरे से साझा करती और अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से बचाकर 20-20 रुपए समूह के खाते में इकट्ठा करती जाती। लगातार 6 महीने तक रुपए जमा करने का यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इस तरह जब समूह में जमा हुई राशि हजारों में पहुंच गई, तब इन महिलाओं ने बैंक में सामूहिक खाता खुलवा लिया। बैंक की तरफ से इन सभी को अलग अलग पासबुक भी दी गई। जो रुपया ये महिलाएं समूह में जमा करती, उस रुपए को इनकी पासबुक में चढ़ा दिया जाता, ताकि एक एक रुपए का पूरा हिसाब इन सभी के पास रहे। इस तरह ये महिलाएं आपस में जुड़ती चली गईं। इन्होंने समूह बनाया और अपनी जमा हुई धनराशि से कामयाबी की तरफ बढ़ निकली। जब हम लोगों की समूह बन गए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और कुछ धंधा बिजनेस भी करने लगे। इसके बाद सभी दीदियों में एक खुशहाली उत्पन्न हुई कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। उनका उल्लास बढ़ा और वो आगे बढ़ने की प्रगति करने लगे और अच्छे से बैठक बचत भी करने लगे। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तेजस्विनी रानी लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह का गठन हुए महीनों गुजर चुके थे। समूह में बैठकों और रुपए जमा करने का सिलसिला भी जारी था, लेकिन इन महिलाओं को अभी भी ये नहीं पता था कि इन्हें आगे ऐसा क्या करना है जिससे ये अपने रोजगार का साधन तलाश सकें। समूह की सचिव रेखा मेहंदवानी ब्लॉक के तेजस्विनी ऑफिस से जुड़ी थीं, लिहाजा वो लगातार यहाँ प्रोग्राम की कार्यशाला और बैठकों में भी हिस्सा लेने जाती। इससे रेखा को प्रेरणा मिली कि क्यों ना वो भी अपने समूह को किसी लक्ष्य की तरफ अग्रसर करें, ताकि समूह की सभी सदस्य एक साथ मिलकर किसी खास काम को अंजाम दें और इससे उनकी अच्छी आमदनी भी हो सके। रेखा ने जब ये बात समूह की सभी महिला सदस्यों से साझा की तो सभी को ये विचार बेहद पसंद आया और सभी ने पहली ही बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। अब दिक्कत ये आई कि ऐसा क्या काम किया जाए जो सभी महिलाएं आसानी से कर सकें। इस गांव की सभी महिलाएं या तो घर के कामों में निपुण थीं या फिर खेतीबाड़ी में। इसके अलावा इन्हें किसी भी काम की कोई जानकारी नहीं थी। रेखा ने यह समस्या गैर सरकारी संस्था के कार्यकर्ताओं से साझा की। काफी विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया गया कि क्यों ना समूह की सभी महिलाएं खेती में ही अपनी तकदीर संवारें। आमतौर पर यहाँ के किसान धान, गेहूं, ज्वार और रागी की खेती करते हैं। एक दौर था जब ये आदिवासी कोदो कुटकी चावल की खेती करते थे। कोदो कुटकी चावल को अंग्रेजी भाषा में माइनर मिल्स भी कहा जाता है। कोदो कुटकी एक छोटे आकार का चावल होता है। करीब 2 दशक पहले पहाड़ों पर आदिवासी इसी की खेती किया करते थे और इसी को मुख्य अनाज के तौर पर खाते थे। लेकिन वक्त के बदलते दौर के साथ आदिवासियों का रुझान धान की तरफ बढ़ने लगा। आदिवासियों ने धान की खेती करना क्या शुरू किया?
कि उनकी अपनी मुख्य फसल खेतों से लुप्त होती चली गई। कोदो कुटकी चावल खेतों से गायब होने लगा। आदिवासियों की पारंपरिक फसल कोदो कुटकी चावल की विशेषताओं के बारे में खुद ये आदिवासी भी नहीं जानते थे, लेकिन ये एक छोटे आकार का चावल गुणों से भरपूर है। लिहाजा अब सरकार भी इसकी खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दे रही है और वापस किसानों का रुझान इन फसलों की तरफ आकर्षित कर रही है। डुलहरी एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से पथरीला गांव है। वो आजू बाजू की जो उनकी मिट्टी है वो पूरी पथरीली है। वहाँ कोदो कुटकी के अलावा दूसरा कोई फसल नहीं हो रहा है। धान का फसल एकदम नाम मात्र का होता है और रबी का सीजन में रबी का फसल तो कुछ होता ही नहीं वहाँ पे। तो उस परिस्थिति को देखते हुए जो है तो वहाँ हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस करते हुए वहाँ एक प्रोसेसिंग कोदो कुटकी का प्रोसेसिंग यूनिट डाला है, जो उस समूह के माध्यम से आज रन कर रहा है। चूंकि कोदो कुटकी सेहत के लिहाज से काफी अहम है, ये एक ऐसा चावल है जो स्टार्च से भरपूर है और इसमें शुगर की मात्रा भी काफी कम होती है। लिहाजा डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये चावल नुकसानदायक नहीं होता। बड़े शहरों में इस चावल की मांग काफी ज्यादा है। पैदावार कम और मांग ज्यादा होने की वजह से इसके दाम भी काफी ऊंचे हैं। 200 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे जाने वाले कोदो कुटकी चावल की अहमियत खुद इसे उगाने वाले आदिवासियों को मालूम ही नहीं है। कोदो कुटकी अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट के तरफ से भी इसकी काफ़ी स्कीमें चल रही हैं, जिसके अंतर्गत इसके काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कोदो और कुटकी के अंतर्गत सबसे बड़ी खासियत यह है कि सामान्य चावल में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और शुगर के मरीज चावल को नहीं खाते, लेकिन कोदो कुटकी के अगर हम चावल बना के अगर शुगर के मरीज को हम खिलाते हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एनजीओ और कृषि अधिकारियों की सलाह के बाद समूह की महिलाओं को कोदो कुटकी चावल की खेती मुफीद लगी। जब गैर सरकारी संस्था ने इनकी फसल को अच्छे दामों पर बिकवाने का जिम्मा उठाया तो ये महिलाएं भी कोदो कुटकी चावल की खेती के लिए राजी हो गईं। और सबसे पहले ये शुरुआत इन्होंने अपने खेतों से की। खेती बाड़ी में भी हम लोगों को ट्रेनिंग मिला कि किस तरह से खेती करना है, बीज उपचार कैसा करना है, उन्नत तरीके से खेती जिससे उत्पादन बढ़ सके। तो हम लोग उससे जानकारी प्राप्त करके आजकल हम बीज उपचार करने लगे हैं और जैविक खाद का उपयोग करने लगे हैं, जिससे हमारी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। चूंकि समूह की सभी महिलाएं पहले से ही खेती के कामों में निपुण थीं, लिहाजा इन्हें कोदो कुटकी चावल की खेती में कोई दिक्कत नहीं आई। पहले ये सभी सुबह अपने घरों का काम निपटाती, फिर एक साथ इकट्ठा होकर अपने खेतों पर निकल जाती। खेतों को जोतने से लेकर फसल बोने तक के सभी काम ये खुद अपने हाथों से करती हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब एक एक खेत की कटाई ये खुद करती हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद जब कटाई का मौसम आता है तब इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। हाथों में हंसियां, चेहरे पर मुस्कान और जुबान पर कामयाबी भरे मधुर गीत। कुछ इसी अंदाज में ये महिलाएं अपनी कामयाबी का जश्न मनाती हैं। खेती के गुर तो इन महिलाओं की रग रग में बसे हैं। पकी फसल को सिर पर रखकर ये एक जगह इकट्ठा करती हैं और फिर यहीं इन्हें झाड़कर कोदो कुटकी चावल को अलग कर लेती हैं। कोदो कुटकी के दाने दिखने में हल्के काले रंग के होते हैं। जिस तरह गेहूं और धान थ्रेशर मशीन की मदद से अलग किया जाता है, ठीक उसी तरह कुटकी पर चढ़े काले रंग के छिलके अलग करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग मशीन से गुजारा जाता है। पहले ये महिलाएं
शहर जाकर प्रोसेसिंग मशीन का काम किराए पर कराती थीं। लेकिन इनके जज्बों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन्हें 5.5 लाख की प्रोसेसिंग मशीन 100% अनुदान के साथ मुफ्त दी है। सरकार से हम लोगों को एक यूनिट मशीन भी मिली है, जिससे हम लोग कोदो कुटकी का दराई करते हैं, उससे चावल निकाल करके हम पैकिंग करते हैं और इसे मार्केटिंग के लिए बेचते हैं। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। इस प्रोसेसिंग मशीन में ये महिलाएं कोदो कुटकी का छिलका निकाल लेती हैं। फिर सब एक साथ बैठकर इसे साफ करती हैं। छोटे छोटे कंकड़ बीनना, बारीक मिट्टी को छानना और फटकना, इस तरह से ये अपने सामान को एकदम शुद्ध रूप देती हैं। इसके बाद पैकिंग का सिलसिला शुरू होता है और ये काम भी समूह की सभी सदस्य एक साथ मिलकर करती हैं। पहले साफ हुए अनाज को 200-200 ग्राम के पैकेटों में भरा जाता है और फिर इन्हें गत्ते के डिब्बों में पैक किया जाता है। 200 ग्राम के एक डिब्बे की कीमत 40 रुपए है। इस तरह 1 किलो कोदो कुटकी को ये महिलाएं 200 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में बेचती हैं। इतना ही नहीं, अपनी फसल के अलावा ये बाकी किसानों से भी अच्छे दामों में कोदो कुटकी खरीदती हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग कर उसे बेचती हैं। गांव के बाकी किसान भी इनके इस काम से काफी खुश हैं, क्योंकि इस तरह उन्हें भी अपनी फसलों का अच्छा दाम मिल जाता है। हमारे गांव में समूह है, उससे बहुत बेनिफिट है और अच्छी काम कर रहे हैं समूह वाले। उनको देख कर के हमारे गांव की महिला बढ़िया, उन भी सोच रहे हैं कि हम समूह में जुड़ जाएं ताकि हम लोग भी अच्छी मेहनत करें, काम करें और पैसा कमाएं। कोदो और कुटकी की पैदावार से तेजस्विनी रानी लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह की सभी सदस्यों की जिंदगी में खुशहाली आई है। जो महिलाएं कभी 10 रुपए के लिए भी तरसती थीं, आज वो अपने साथ साथ अपने परिवार का खर्च भी उठा रही हैं। गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में इनकी अलग पहचान हो चुकी है। चाहे कृषि अधिकारी हो या फिर जिले के बड़े सरकारी अफसर, इनके काम को देखकर सब इनकी मेहनत को सराहते हैं। अब ये सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, संतुष्ट हैं और बेहद खुश भी। समूह की हर महिला साल में 50 से 60 हजार रुपए की आमदनी कर रही हैं। इस स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष समलिया बाई पहले जंगल से घास लाकर झाड़ू बनाती थीं। इनकी बनाई एक झाड़ू 2 से 3 रुपए में बिक जाती थी, जबकि इस काम में मेहनत भी काफी ज्यादा थी। अगर किसी दिन इनकी 5 झाड़ू बिक जाती या फिर ये 10 रुपए भी कमा लेती तो काफी खुश हो जाती थी। जंगल जात रहन तक ऐसे बाहरी नानन तो बनाए के 3 रुपया 2 रुपया बाहरी देन। ऐसे स्थिति कटी से और बहुत गरीबी कटी से। अब है तो समूह में जोड़े से बहुत पर्याप्त जीत हम। इस आमदनी से ये अपने छोटे मोटे खर्चे बमुश्किल पूरे कर पाती थीं। घर में बुजुर्ग पिता के इलाज की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बेटी को पढ़ाने का बहुत मन करता था, लेकिन किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग और स्कूल की बाकी सामग्रियों के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब समलिया अपने गुजरे हुए कल को पीछे छोड़ आगे बढ़ चुकी हैं। अब ये अपनी आमदनी से अपने पिता का इलाज भी कराती हैं और अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रही हैं।
लड़का बच्चन के ऐसे पैसा ढीलन में बहुत समस्या रहे। बन्नी बूता कारण तक आधी पेट ला चलावन, आधी लड़का बच्चन ला, हम कहाँ से हमार कपड़ा लत्ता रहते। हम अब है तो अच्छा पढ़ाथन, कपड़ा लत्ता लेथन लड़कन के लाने। तेजस्विनी रानी लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य फुंदिया बाई की कहानी भी बेहद दुख भरी रही है। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद इन्होंने अपनी सारी उम्र मजदूरी की भट्ठी में गुजार दी। इनकी जिंदगी का एक एक दिन संघर्षों से भरा रहा है। रोजाना सुबह सवेरे उठकर पहले ये अपने घर का काम निपटाती, फिर अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ों पर लकड़ियां चुनने चली जाती और लकड़ियां बेचकर ये अपना और अपने परिवार का पेट भरती थी। बढ़ती उम्र के कारण पहाड़ों पर चढ़ना और सिर पर बोझ ढोना इनके बस से बाहर होता जा रहा था। इन्हें चिंता सताने लगी थी कि बुढ़ापे में इन्हें 2 वक्त की रोटी कैसे मयस्सर होगी। इसी चिंता में ये दिन रात डूबी रहती। ऐसे में अगर ये सही वक्त पर समूह से न जुड़ पाती तो शायद इनके दिन कभी न बदलते। समूह से जुड़कर कोदो कुटकी की खेती से फुंदिया बाई ने अपने आने वाले कल को मजबूत और महफूज दोनों ही किया है। अब ये खुश रहती हैं और बेफिक्री से अपनी जिंदगी जी रही हैं। बहुत दूर जंगल जान साहब, लकड़ी नानन उसका बेचन ताई से 2 रुपया 3 रुपया से बेचन, तब पेट ला भरन। अब है तो समूह में जुड़ी हन, तब मन के कपड़ा पहन रही हन, मन के खाना पीना खाए रही हन, मन के हम खेती किसानी कर रही हन, दाना पानी पाए रही हन, अजी खाए रही हन, कोदो कुटकी इतने फसल खाई पी रही हन, सुख से रही हन और अच्छा भरपूर खाए रही हन। समलिया और फुंदिया बाई की तरह फुलिया बाई की जिंदगी में भी गरीबी, लाचारी और परेशानियों का अंबार था। अपनी जमीन न होने की वजह से इनकी ज्यादातर उम्र दूसरों के खेतों में मजदूरी करने में ही गुजर गई। गरीबी के कारण इन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी को एक बोझ की तरह समझा। घर में बेटे की शादी हुई तो बहू ने मजदूरी करने से इनकार कर दिया। ऐसे में फुलिया की परेशानी और बढ़ गई। घर में कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा हो गए। ऐसे में परिवार में तनाव का माहौल पसर गया। इसी बीच जब इनकी बहू सरस्वती ने समूह के बारे में चर्चा सुनी तो उन्होंने अपनी सास फुलिया को इसके बारे में समझाया। ये दोनों सास बहू 5 साल पहले समूह से जुड़ी थी। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब तो ये दोनों मिलकर पहले अपने घर का काम निपटाती हैं और बाद में समूह से जुड़े काम काज को वक्त देती हैं। अब इनकी जिंदगी भी खुशियों से भरी है और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब फुलिया बाई का जिंदगी जीने का नजरिया भी बदल चुका है। अब इन्हें अपनी जिंदगी बोझ नहीं बल्कि वरदान लगती है। सफलता की ये दास्तां किसी 1 या 2 महिला की नहीं बल्कि समूह से जुड़ने के बाद इन तमाम महिला सदस्यों की जिंदगी में आए सकारात्मक बदलाव की है। इन महिलाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रोज कामयाबी इनके कदम चूमेगी। सभी महिलाओं की तरह इनके भी कुछ सपने थे, लेकिन उन सपनों को साकार करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। अब इनकी मेहनत से इनके सपने सच होने लगे हैं और सपने पूरे होने की खुशी कैसी होती है ये इनके गीतों में साफ झलकती है।